दोस्तों अपन बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में अगर बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता भारत में दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित कानून 1973 में पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। और दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में यहां पर अपन बात कर रहे हैं। अब दंड प्रक्रिया संहिता की हम बात करें यहां पर तो दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित जो कानून है ये 1973 में पारित हुआ, यानी कि संसद में जो पारित हुआ ये कानून ये 1973 में पारित हुआ। दंड प्रक्रिया संहिता संसद में जो पारित हुई दोस्तों ये कब पारित हुई? 1973 में। लेकिन दोस्तों इसको जो लागू किया गया वो भी सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसेस को भारत में कब लागू किया गया, तो मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं आपके लिए, लागू जो किया गया दोस्तों वो 1 अप्रैल 1974 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और उस समय जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, इस कारण जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किया गया। लेकिन वर्तमान में बात करें दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से जो भी भारतीय संविधान है वो पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या अपन लद्दाख की बात करें सभी जगह लागू है। तो यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, जिसे अंग्रेजी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा जाता है, ये भारत की संसद ने 1973 में पारित किया, जबकि 1 अप्रैल 1974 को लागू किया। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय प्रधानमंत्री की बात की जाए, देखो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं हर पहलू पर आपसे चर्चा करता हूं और आप हमारे साथ बिल्कुल निरंतरता के साथ बने रहें ताकि आप लाभान्वित हो सके। मेरा उद्देश्य है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, और इस बात का मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। अब इस प्रकार भी यानी कोई भी कानून हो, अब कोई भी कानून पारित होता है फिर उसे लागू किया जाता है, तो जिस समय पारित हो रहा है या लागू हो रहा है तो उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? क्योंकि कोई भी विधेयक या प्रस्ताव कानून का रूप, अधिनियम का रूप तभी लेता है दोस्तों जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए। तो कम से कम हमारा यहाँ पर एक कर्तव्य बनता है, लेकिन आप भले ही उस कर्तव्य का पालन नहीं करो तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, और ये बात मौलिक कर्तव्यों में अपन पढ़ते भी हैं। तो आपको कुल मिला के ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस कानून के समय कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, PM इंदिरा गांधी थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। लेकिन अब यहां पर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर राष्ट्रपति VV गिरी थे दोस्तों, मैं लिख देता हूं राष्ट्रपति VV गिरी। अब यहां पर इन दोनों चीजों के बारे में आपको जानकारी हुई कि दंड प्रक्रिया संहिता को 1973 में भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया दोस्तों, जिसे भारत में लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 को। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, जिन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है भारत में, और उसी के साथ दोस्तों उस समय राष्ट्रपति VV गिरी थे साहब। अब देखिए भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। अब यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये भारत में आपराधिक कानून के लिए मुख्य कानून है दोस्तों। जो आपराधिक कानून है उनके लागू करने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। इस कानून के तहत यानी दंड प्रक्रिया संहिता, संहिता का मतलब कोड अंग्रेजी में बोलते हैं कोड, और कोड संहिता का मतलब कानून। तो इस दंड प्रक्रिया कानून के अंतर्गत हमेशा 2 प्रक्रियाएं होती हैं, और इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक प्रक्रिया दोस्तों पीड़ित के संबंध में होती है, और दूसरी दोस्तों आरोपी के संबंध में होती है। यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस अपराध यानी पुलिस जो है वो अपराध की जांच करने में अपनाती है इस दंड प्रक्रिया संहिता को, और जो जांच में अपनाती है पुलिस उसके तहत 2 प्रक्रियाएं, एक तो पीड़ित के संबंध में जांच होती है और दूसरी आरोपी के संबंध में जांच होती है। अब इस कानून की कुछ धाराएं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे धारा 376,
376 ए, 376 बी, 376 ए बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी। अब ऐसे होने को तो एक और मैं बताऊं तो 376 ए बी है, और भी हैं। तो महिलाओं और बालकों से संबंधित जो अपराधों से संबंधित कुछ मुख्य धाराएं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इनको भी देख लेते हैं, सभी धाराओं को एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन होंगे, तो कुछ कुछ धाराएं अपन यहाँ पे देख लेते हैं, फिर किसी एक टॉपिक के साथ पूरी धाराओं को बता देंगे और बीच बीच में भी बताते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, धारा 376 के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब देखिए धारा 376 की अगर हम आपसे बात करें तो धारा 376 की जब अपन बात करें तो देखिए धारा 376 की बात की जा रही है यहां पे। और धारा 376 जो है दोस्तों, इसमें क्या प्रावधान है? धारा 376 में दोस्तों बलात्कार की सजा का प्रावधान है। अब देखिए मैं आपको यहां पर कंफर्म करके बता देता हूं दोस्तों, ये जो है देखिए धारा 376 दोस्तों बलात्कार। अब देखिए बलात्कार की हम बात करें तो धारा 375 का भी नाम आपने सुना होगा, मैं यहां लिख देता हूं धारा 375। और इस धारा 375 में दोस्तों बलात्कार की परिभाषा है, बलात्कार की परिभाषा। अब देखिए बलात्कार की जो परिभाषा है उसको समझने की कोशिश करना। देखिए धारा 376 में बलात्कार की दंड के लिए प्रावधान है, उसी प्रकार धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है। अब देखिए बलात्कार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? बलात्कार की परिभाषा जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ शारीरिक संभोग या मैथुन जैसी प्रक्रिया का प्रयोग करता है, उसे अपराध या अपन कहें कि उसे बलात्कार के रूप में जाना जाता है। बलात्कार की कई परिभाषाएं हैं दोस्तों। अगर कोई पुरुष किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे भी बलात्कार कहा जाता है। दोस्तों यहां पर अपन बलात्कार के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बहुत ही आपको आसान से शब्दों में बताने की कोशिश की है, लेकिन इसकी कई परिभाषाएं हैं। बलात्कार शब्द की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी स्त्री के साथ शारीरिक संभोग करता है, उसे बलात्कार कहा जाता है दोस्तों। तो यहां पर बलात्कार की परिभाषा धारा 375 में। अब आपके एग्जाम में दोस्तों नॉर्मली प्रश्न पूछा जाएगा बलात्कार की परिभाषा से संबंधित धारा 375, बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान 376। तो धारा 376 बलात्कार के दंड से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट धारा 376 ए। धारा 376 ए में क्या है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करो। स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमका कर, यानी कि किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी महिला के साथ उसकी सहमति या गैर सहमति से, उसकी सहमति, यहां पर शब्दों को समझ, उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर या उसके प्रियजनों की मृत्यु का भय दिखाकर उसके साथ किया गया बलात्कार, जिसके कारण उस स्त्री को गंभीर क्षति पहुंचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करना है आपको, यानी कि किसी भी स्त्री के साथ कोई व्यक्ति, यानी कि स्त्री की सहमति से या बिना सहमति से, या किसी स्त्री को डराकर धमकाकर या उसके जो प्रियजन हैं, पारिवारिक हैं, उनकी मौत का भय दिखाकर किसी स्त्री को साथ आप कोई गलत काम करते हैं या अदरवाइज कोई शारीरिक दुष्कर्म करते हैं, शारीरिक संभोग करते हैं, तो उस स्थिति में यानी कि यहां पर देखिए किया गया बलात्कार, उसके कारण स्त्री को गंभीर क्षति पहुंचती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में भी दोस्तों यानी कि दंड का प्रावधान धारा 376 ए में है। यानी आप किसी भी स्त्री के साथ, यानी कि उसकी सहमति से या उसकी बिना सहमति के
आप या उस स्त्री को डराकर, धमकाकर या उसके प्रियजन जो भी हैं उनकी मौत का भय दिखाकर आप किसी के साथ बलात्कार नहीं कर सकते। अगर करते हो तो दंडनीय अपराध है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, धारा 376 बी के बारे में भी समझना है। धारा 376 बी में पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति से, अब देखिए दोस्तों, यहां देखिए, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, ऐसे ऐसे। अब देखिए दोस्तों, यानी यहां पर देखना है दोस्तों, धारा 376 बी, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी को सहमति के बिना उसके शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। यानी कि अब देखिए, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी को सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में 376 बी। अब कोई भी पति अपनी पत्नी से अलग हो रहा है या कोई डिवोर्स हो गया, मान के चलो तलाक हो गया हो, तो वो पति अपनी पत्नी से उसकी बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसे एक तरीके से अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा दोस्तों। तो यानी कि उसे बलात्कार माना जाएगा दोस्तों। ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट धारा। यानी पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में या पति द्वारा पत्नी से अलगाव होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी को सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। अगली धारा के बारे में बात करें दोस्तों, धारा 375 ए बी, इसको भी समझना है। और इसमें क्या प्रावधान है? 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार। अब देखिए दोस्तों, 12 वर्ष से कम उम्र की कोई लड़की है या कोई स्त्री है, लड़की होगी, स्त्री तो कहां होगी दोस्तों, तो कुल मिला के 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ कोई संभोग करता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में गिना जाएगा दोस्तों। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, भारत में जो बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं वर्तमान इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी, यहां तक के समय भी अगर बात की जाए दोस्तों, तो आज भारत में, क्योंकि वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी का दौर है और हम इसी समय आपसे बता रहे हैं कि वर्तमान में भारत में जितने भी बलात्कार के केस होते हैं उनमें से 25% केस 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ होते हैं दोस्तों। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि अपराध जंगल में आग की तरह होता है दोस्तों। अपराध जंगल में आग की तरह होता है। जंगल में आग लग गई तो उसको संभालना भारी पड़ जाता है। इसीलिए अपराध एक बार बढ़ते गए तो वो विध्वंसकारी रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए अपराधों की रोक के लिए आपको भी प्रयासरत रहना चाहिए। और जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो एक नारा भी है उनका, अपराधियों में डर आम जन में विश्वास। लेकिन इस विचारधारा से लोग इस विचारधारा को उल्टा कहते हैं, बहुत से बोलते भी हैं कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर। तो कुल मिला के इस विचारधारा के साथ आपको काम नहीं करना है, सही विचारधारा के साथ काम करना चाहिए। तो धारा 375 ए बी में मैंने कहा कि 12 वर्ष से कम उम्र की जो स्त्री है उसके साथ अगर बलात्कार किया जा रहा है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में गिना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगली धारा के बारे में, और अगली धारा है 375 सी दोस्तों। 376 सी। 376 सी को देखो दोस्तों, किसी अधिकारी, लोक सेवक, जेल, रिमांड होम, अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, स्त्रियों या बालकों की संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक, अस्पताल का कर्मचारी होते हुए ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में, उसके अधीन या परिषद में उपस्थित है, तो उस स्त्री के साथ यौन अपराध करना। यानी कि अगर कोई स्त्री किसी के अधिकारी के नियंत्रण में या किसी अधिकारी की अधीनस्थ है, भाई सीधी सी बात है, कोई आईएएस अधिकारी है तो कोई एसडीएम भी होगा, तो कोई बिल्कुल पद सोपान यहां पर समझना होगा। तो अधिकारी एक से एक बढ़कर होते हैं। तो कुल मिला के किसी अधिकारी, लोक सेवक, कोई जनता का सेवक, कोई जनता का सेवक है, या कोई जेल या रिमांड होम है कोई, या घर है, अभिरक्षा किसी अन्य स्थान, स्त्री बालकों की कोई संस्था है,
तो वहाँ बालकों की कोई संस्था, कोई कर्मचारी है वहाँ पर, या कोई उसका प्रबंधन है, जो भी है, तो वो जितने भी इनके बारे में बताया गया, या अस्पताल का कर्मचारी होते हुए किसी स्त्री के साथ गलत कार्य करता है या शारीरिक संभोग जैसे या कोई बलात्कार करता है, तो उसे अपराध की श्रेणी में गिना जाता है, स्त्री यौन अपराध करना। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को समझना होगा दोस्तों आपको। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगला जो है धारा 376D, एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना। धारा 376D में क्या प्रावधान है? एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। अब देखिए दोस्तों, यानी कि अगर कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति किसी के साथ शारीरिक जबरदस्ती या अदरवाइज कुछ भी है, तो वो सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में उसको गिना जाता है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 376D, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। यानी 12 वर्ष से कम उम्र की जो महिलाएं हैं, यहां पर 12 वर्ष से आएगा, तो 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर सामूहिक बलात्कार। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जितनी भी धाराएं हमने देखी, इनमें आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। जैसे किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं, यानी कि किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद सुबह 6 बजे से पहले, यानी शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी महिला को, कोई भी महिला आरोपी है, उसको बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि ये चीज आपको क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए, किसी भी महिला आरोपी को बिना किसी महिला कांस्टेबल के शाम 6 बजे के बाद अथवा सवा 6 बजे, सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये चीज अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यानी कि महिलाओं के लिए संरक्षण या अदरवाइज कहें कि महिलाओं के विशेषाधिकारों की बात है एक तरीके से। किसी भी महिला जो आरोपी है, कोई भी महिला आरोपी, उसको शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले बिना महिला कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दोस्तों कुछ एक दो और कानून है, मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1852 की धारा 114A, इसको भी समझना है। और हम नेक्स्ट जो पिछली वीडियो उनमें चर्चा भी कर चुके हैं इन धाराओं के बारे में, आप देख के घबराया ना करें दोस्तों। और ये आईपीसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप पुलिस कांस्टेबल की ही तो तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। तो आईपीसी यानी बार बार शब्द है, मैंने बार बार बोला, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। कोई बोले सीआरपीसी का फुल फॉर्म कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो कुल मिला के दंड प्रक्रिया संहिता हिंदी में बोलते हैं। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, छोटी छोटी बातें अगर आपको मालूम है तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता और आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन आपको आवश्यकता है निरंतरता के साथ जुड़ने की, ठाकुर से यूट्यूब चैनल के साथ निरंतरता के साथ जुड़ने की दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर देखिए आईपीसी की धारा 376 जो मैं बिल्कुल चर्चा कर चुका हूं, धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान, धारा 376A बिल्कुल मैंने अभी बताया, 376B, 376AB, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और वह स्त्री जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया कि उससे बलात्कार किया गया है, तो सम्मति के बिना किया गया या उसकी सम्मति के बिना किया गया है, और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय वह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। अब देखो इसको समझना है, अब इसको आप कैसे समझोगे मैं आपको बता देता हूं। अब इसको समझने का तरीका आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। यहां पर पहले शब्दों को समझना है। शब्दों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहां पर देखो स्पष्ट कहा गया है कि यदि, यानी आईपीसी का मतलब भारतीय दंड संहिता, मैं लिख देता हूं भारतीय दंड संहिता। जितनी बार आप देखोगे किसी चीज को उतना ही आपको याद होगा और लंबे समय तक बना रहेगा। तो भारतीय दंड संहिता हिंदी में बोलते हैं आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड अंग्रेजी में कहते हैं भाई, लो बार बार लिख देते हैं इंडियन पेनल कोड, आईपीसी का मतलब ये। और इंडियन पेनल कोड को भारत में कब लागू किया गया?
1860 में लागू किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी की जितनी भी जो धाराएं, इन पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनके अधीन किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और वह स्त्री जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्कार, अब यहां बलात्संग कह सकते हो या बलात्कार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, बलात्कार किया गया है, उसकी सम्मति के बिना किया गया है, सम्मति के बिना किया गया है। और ऐसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह बयान करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, यानी बलात्कार सम्मति से हुआ है, लेकिन न्यायालय के समक्ष कह रही है कि भैया कि मेरी सम्मति के खिलाफ हुआ है जो भी काम हुआ है। तो वहां न्यायालय यह बात कहेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। अब यानी वहां साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और वो साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे पीड़ित महिला को, जो न्यायालय के समक्ष है कि मेरी सम्मति के खिलाफ हुआ है, और दूसरा पक्ष ये साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि सम्मति के साथ हुआ है। तो वहां पर साक्ष्यों की बात होती है। तो कुल मिला के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114, दोस्तों धाराएं बहुत हैं, लेकिन जो हम एक अपन बात करें तो ये वो धाराओं पर हम चर्चा कर रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर अपन बात कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A के बारे में। अब देखिए दोस्तों, एक और साक्ष्य अधिनियम से संबंधित धारा है और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो उसके लिए यहां पर देखिए दोस्तों, हाँ दोस्तों, अब देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114B, 114A को देख लिया दोस्तों, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114B, आईपीसी की धारा 354 A, B, C, D, जो मैं बिल्कुल चर्चा कर चुका हूं, धारा 509 व 509 क A। अब देखिए यहां पर धारा 509 क और A, अब मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है, जो 12वीं पास हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम कोई भी धारा होती है, जैसे धारा 354 है कोई, अब धारा 354 है, अब इसके साथ धारा 354A अपन बात कर रहे हैं, तो अब धारा 354A यहां पर A लिख दिया, या आप क्रमबद्ध तरीके से धारा 354B लिख सकते हो दोस्तों। अब हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इसको क बोलेंगे दोस्तों और बी को ख बोलेंगे। तो कुल मिला के ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो कुल मिला के इन धाराओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है, यानी इन धाराओं के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और यदि पीड़ित न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ या लज्जा भंग हुई है। अब देखो, इन धाराओं के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, लेकिन पीड़ित न्यायालय के समक्ष यह बात करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ है या उसकी लज्जा भंग हुई है। अब इन पर हम शब्दों पर भी चर्चा करेंगे, अथवा उसके कपड़े, क्योंकि हम एक साथ सब कुछ चर्चा नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमारे साथ निरंतर बने रहना होगा और प्रत्येक वीडियो को देखते रहना होगा दोस्तों। तो उसके कपड़े उतारे गए हैं या उसका पीछा किया गया है, वहां न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो तब तक यह धारणा कर सकेगा कि ऐसा अपराध उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो आपको सीधे से सरल सी भाषा में समझना है कि इन धाराओं के तहत किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, लेकिन कोई पीड़ित न्यायालय के समक्ष यह बयान करती है कि उसका यौन उत्पीड़न हुआ या लज्जा भंग हुई है, उसके कपड़े उतारे गए या उसका पीछा किया है, वहां न्यायालय जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यानी कि वहां पर अगर सबूत न मिल जाए, वहां पर बिल्कुल बातें क्लियर न हो जाए, तब तक न्यायालय व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं करेगा दोस्तों। तो कुल मिला के ये जो धाराएं हैं इन पर हमने चर्चा की दोस्तों। इस टॉपिक के लिए जो भले ही से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि अपन बात करें CRPC यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में हमने जाना, दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं के बारे में जो बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जाना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114A और 114B के बारे में समझा, और भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018
के बारे में भी आज हमने दोस्तों समझा। यानी जो भारतीय दंड संहिता जो 1860 में लागू की गई थी उसमें संशोधन हुआ दोस्तों 2018 में। तो कुल मिलाकर आपको इन चीजों से अवगत रहना चाहिए। और ये इन टॉपिकों पर जो हमने चर्चा की दोस्तों, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में हुबहू आपको इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों मैं राहुल सिंह आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूं और आप हमारी वीडियो के साथ निरंतर जुड़े रहें। डागुर्स यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां भी आपको बहुत नया देखने को मिलेगा दोस्तों। आप सभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।